शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में शुरू हो रही है और 4 रोज़ा दौरा भी चीनी वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐन उसी दिन 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज की कॉल दी है और कहा है कि उनकी मुलाकात इमरान खान से जब तक नहीं करवाई जाती वो अपनी इस एहतजाज की कॉल को वापस नहीं लेंगे। और इसी असना में जो ताज़ा तरीन ख़बर आई है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब का रब्ता हुआ है फ़ोन पे असद कैसर साहब के साथ और उन्होंने उनसे अपील की है कि आप इस एहतजाज को मौखर कर दें, क्योंकि ना सिर्फ PTI के अंदर से इसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं बल्कि पूरे मुल्क में एक तशवीश है कि PTI ने इसका ऐलान क्यों किया है। और अभी बिलावल भुट्टो साहब की टेलीफोन पर बात हुई है मियां नवाज शरीफ साहब से और आइनी तरमीम के हवाले से कितना कंसेंसस बिल्ड हो चुका है और कितना हो सकता है इस पर, और यही हमारा आज के मौजू हैं दोनों चीज़ें, आइनी तरमीम और PTI का एहतजाज। ये हमारी टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन किया है शर्जील इनाम मेमन साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वज़ीर इत्तलात सिंध हैं, और सेनेटर हामिद खान साहब ने जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे बात का आगाज़ कर लेता हूँ। मुझे ये बताइएगा, आपके अभी जो असद कैसर साहब से रब्ता हुआ है मौलाना फजल रहमान का, उन्होंने भी कहा है कि आप एहतजाज मौखर कर दें, 15 अक्टूबर को मुनासिब नहीं है और आपका ज़ाती जो स्टैंड है आइनी तरमीम पे वो हमारे सामने है, लेकिन क्या सिर्फ खान साहब से मुलाकात के लिए इस तरह मुल्क की पूरी रेपुटेशन को पूरे मुल्क की दाव पे लगाना और एहतजाज करना डी चौक पे 15 अक्टूबर को, आप समझते हैं जस्टिफाइड है? मैं तो इसके हक में नहीं हूँ और मैंने यही कहा है सबको कि नहीं, ये फैसला तो जल्दी में हो गया अगर कुछ लोगों से, तो इस पर नजरसानी करें। अच्छा, ये बताइएगा कि नजरसानी कब तक हो जाएगी? आज दिन तो पीछे 2 रह गए सिर्फ। मेरा ख्याल है कि हो जानी चाहिए एक दिन में। अच्छा, क्योंकि हुकूमत ने तो इनकार कर दिया है कि वो तो आपकी इस बात को नहीं मानेंगे। नहीं, ये जहाँ तक ताल्लुक है एहतजाज की बात हो रही, बाकी उनसे हम कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि बात मानने वाले हैं, क्योंकि लेकिन ये बात में बिल्कुल ठोस बात है कि चूंकि बाहर से हमारे लोग आए हैं SCO में, तो इसलिए शायद मुनासिब ना हो 15 तारीख को एहतजाज करना उस जगह जहाँ पर हमारे मेहमान होंगे दूसरे ममालिक से। अच्छा, आइनी तरमीम पे PTI सख्त मुखालफत कर रही है और कह रही है कि हम आज़ाद अदलिया को डिफेंड करने के लिए कर रहे हैं। आपका एक बहुत अहम रोल रहा है आज़ाद अदलिया के जो बारे में जो तहरीक चलती रही है। ये बताइएगा कि क्या खदशात के आइनी अदालत के हवाले से, क्योंकि तमाम बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो तो इसके हक में, वो चाहती हैं और उनके जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं उन पर शक नहीं है किसी को, आपको भी शायद ना हो, लेकिन आप कह रहे हैं कि वकील जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, सियासतदान जो कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। क्यों? देखिए, बड़ी बात तो ये है, मैं कहना चाहता हूँ, इससे पहले मुझे कभी भी पीपल्स पार्टी के क्रेडेंशियल्स पे शक नहीं था कि उन्होंने जो भी अभी तक मेजर तरमीम लाए हैं वो अच्छी तरमीम थी, जैसे कि 18वीं तरमीम थी ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ये वो अपने सारी उम्र के चैन के खिलाफ जा रहे हैं। अब जो ये कर रहे हैं बात कि आईनी अदालत बनाई जाए, आईनी अदालत तो पहले से है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी आईनी अदालत का तो उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वादा किया है और पार्टीज और लोग इन्वॉल्व भी होते हैं, वो खत्म हो गया जब उन्होंने ये 18वीं तरमीम तो पीपल्स पार्टी के दौर में आई है ना, उस वक्त नहीं मौका मिला, नहीं मौका नहीं, उनको पास पूरा मौका था, लेकिन उसमें समझदारी से काम लिया कि 2 आईनी अदालतें मुतवादन नहीं हो सकती। दुनिया के किसी मुल्क में ये चीज नहीं है, 70 मुल्कों में है, बिल्कुल 70 मुल्कों में ये कॉमन लॉ का निजाम नहीं है। यही तो बात समझने वाली है, क्योंकि मोस्टली लोग जो ये बात कर रहे हैं या तो उन्हें समझ नहीं है कि दुनिया में कौन से निजाम है अदालती, और ना या फिर वो बदनीयती पर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट अदालत किसी मामले को जो गैर आईनी हो रही हो उसको रोक ना सके। तो मेरे नजदीक तो कोई ऐसी है ही नहीं। आप अगर जरा भी इस मामले में समझेंगे कि 2 बुनियादी निजाम है, एक कॉमन लॉ सिस्टम है अदालतों का, दूसरा सिविल लॉ सिस्टम है जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम है। वहां पर यूनिफाइड सिस्टम नहीं होता अदालतों का,
वहाँ पैरेलल सिस्टम चलते हैं 5-6, ठीक। उनमें अलहदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के लिए, और एक और अदालत बनाई जाती है जो किसी भी हमारे मुमालिक में नहीं होती, जिसको कोर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ये तो आईनी अदालत पे हमारा आपके हो गए खदशात, लेकिन वैसे जो बाकी चीज़ें हैं इन आईनी तरमीम में जिसमें जजेस के अपॉइंटमेंट है, उस पे और बहुत सारे उसमें मामलात हैं, उन सब पे आपके इख्तलाफात हैं? आप नहीं चाहते कि जजेस के मामला सख्त इख्तलाफात हैं। एक तो बात यह है कि ये जो अचीव किया था सुप्रीम कोर्ट के, यानी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट जो है सीनियरिटी की बुनियाद पर हो, ये वोकला की स्ट्रगल तकरीबन 70 साल की है, और इसमें जजमेंट फाइनली जो आई थी वो 1998 में आई थी। उसी की बुनियाद पर फिर 18वीं तरमीम में उन्होंने आर्टिकल 175A में ये अडॉप्ट कर लिया था, ये असूल अडॉप्ट कर लिया था। तो नहीं, तो आप कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन 1998 में आया था वो हमें सुप्रीम रखना चाहिए, पीपल्स विल के, लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, पार्लियामेंट जिसको रिप्रेजेंट करती है, पर आईनी बुनियाद पर भेजते हैं। हो सकता है वो एक फैसला गलत हो उसमें, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो अदालतें ये नहीं कर सकती, क्योंकि अदालत के सामने तो आइन होता है। इसी अदलिया ने 2 वज़राए आज़म को घर भिजवा दिए, 2 वज़राए आज़म को, एक को नहीं। तो फिर क्या पार्लियामेंट क्यों ना अपना रोल प्ले करे, अपना इख्तियार क्यों ना इस्तेमाल करे? कोई इस पे सॉलिड रीजन तो देना। नहीं, आप देखिए ना, आप मफरूज़े जिन पर चल रहे हैं वो मफरूज़े दुरुस्त नहीं। एक तो बात ये कि 98 के बाद जब ये मिलिट्री हुकूमत लगी तो उन्होंने आज़ाद जजेस सब निकाल के बाहर कर दिए थे, इसमें मुशर्रफ ने। आपके सामने है कि उस वक्त के चीफ जस्टिस और उसके साथ 5-6 जजेस आदि सुप्रीम कोर्ट उन्होंने बाहर कर दी थी। ठीक है, लिहाजा वो जजमेंट हरगिज रिप्रेजेंट नहीं करती अदलिया। उन्हीं की बहाली के लिए फिर आप और हम कोशिश करके तहरीक चलाते रहे। जी, तो फिर चलाई है वो उस वक्त अच्छे वक्त की बात है। ठीक है। आप दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 2 प्राइम मिनिस्टर्स को किया। अब जो पहला वाला मामला है उसमें तो जस्टिफिकेशन थी, इसलिए कि बारहा उनको कहा गया कि आप ये खत लिखे जजमेंट के लिए एनफोर्स करने के लिए स्विट्जरलैंड। अब उन्हें ये मसला था कि उस वक्त के सदर को नाराज नहीं करना चाहते थे, जिनके बाहर साथे थे, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको बारहा ऑर्डर किया था। तो अल्टीमेटली उन्हें कंटेम्प्ट फेस करनी पड़ी, कंटेम्प्ट का फैसला हुआ, जिसकी वजह से वो घर गए हैं। आप समझते हैं कि इस इतनी सी बात पे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भिजवा दिया जाए, इतने छोटे जुर्म पे? फिर इतने छोटे जुर्म पे असासे तो फिर इफ्तिखार चौधरी साहब के भी बाहर पता चले थे, उनके बेटे भी बहुत इल्जामात थे। देखिए, हो सकता हो तो फिर उनको उनकी सजा दी जाए, लेकिन सवाल ये है कि जो कैसे दी जाए? पार्लियामेंट के पास इख्तियार ही नहीं है सजा का, इसीलिए तो तरमीम आ रही है। नहीं, तरमीम अगर पार्लियामेंट पाकिस्तान में आज तक सिवाय 70 के बाद आज तक नॉन कंट्रोवर्शियल इलेक्शन नहीं हुए पार्लियामेंट। जी बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए आप पार्लियामेंट को वो दर्जा नहीं दे सकते जो कि मसलन हिंदुस्तान में है। तो यही आर्गुमेंट अदलिया पे भी। लेकिन इसका मतलब अदलिया को कमजोर करके कोई फायदा हासिल नहीं होगा। यही होता रहा 70 साल में, बारहा मार्शल लॉ लगे या सिविलियन गवर्नमेंट से इन्हें कमजोर करने की कोशिश की। आज भी जो कुछ कर रहे हैं ये, इसका मकसद सिर्फ अदालतों को कमजोर करना। ठीक है, ये बिल्कुल गलत मकसद है जिसके लिए हो रहा। अगर आप रिफॉर्म लाना चाहते हैं तो उसके लिए कौमी कंसेंसस होना चाहिए। हम इस पर बात करने को तैयार हैं। ये रात के अंधेरे में आप तरमीम लेके आते हैं, आप बनाएं। जैसे 18th अमेंडमेंट में 27 मेंबर की कमेटी हर छोटी बड़ी पार्टी को डाल के आपने बनाई थी, और उसने बाई कंसेंसस सारी पार्टी ने इकट्ठे मिलके 18वीं तरमीम की थी। आज क्या मसला पेश आ गया कि रात के अंधेरे में बगैर ड्राफ्ट ड्राइव वो कहते हैं कि आप जल्दी से इस पर वोट डालें। अच्छा पॉइंट है आपका, अच्छा पॉइंट है। मैं इस पे कमेंट लूंगा शर्जील इनाम मेमन साहब से। बहुत शुक्रिया सेनेटर हामिद खान साहब हमसे बात करने का।